आज हम टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है नागरिकता। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो पढ़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता नागरिकता का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। कैसा व्यक्ति है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और उसे राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। राष्ट्र के प्रति वो निष्ठा रखेगा, इसके बदले में राज्य उसे संरक्षण प्रदान करेगा। अरस्तु क्या कहते हैं? नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो। तो अरस्तु के अनुसार राज्य उसे क्या दे रहा है? सम्मान दे रहा है और व्यक्ति उस सम्मान का उपभोग कर रहा है। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को दृढ़ बनाने वाली उस स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखता है। आगे देखिए, नागरिकता का विकास कैसे होता है? नागरिकता के विचार आरंभिक रूप में प्राचीन यूनानी और रोमन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। प्राचीन यूनानी नगर राज्य के निवासियों में बहुत थोड़े लोग 10% स्वतंत्र जन थे जो पूर्ण रूप से नागरिक माने जाते थे। मतलब 10% ही लोग नागरिक माने जाएंगे जो कि स्वतंत्र है। विशेष समुदाय दास, स्त्रियां और अन्य देशी आते थे जिन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब देखिए, दासों को प्राप्त था नागरिक का अधिकार, न स्त्रियों को, और अन्य देशी लोग जो थे उनको भी नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त था, नागरिक नहीं माने जाते थे। अतः अरस्तु ने नागरिकता को शासक वर्ग के इस विशेषाधिकार को कर्तव्य के रूप में देकर इसके पालन पर बल दिया। जो शासक वर्ग था उन्हीं को ये विशेषाधिकार मिला और कहा गया कि अपने कर्तव्य का ये पालन करें। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य। इस युग में नागरिकता की नई परिभाषा विकसित की गई। वहां भी नागरिकता सत्ताधारियों का विशेषाधिकार थी, परंतु बाद में सामान्य जन और युद्ध में पराजित लोगों को भी नागरिकता का दर्जा दे दिया गया। केवल निम्नतम श्रेणी और महिलाओं को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया। अब आगे देखिए, मध्ययुगीन यूरोप में जब राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता का वर्चस्व राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता का जब वर्चस्व हो जाता है मध्यकालीन यूरोप में, तब वैश्विक नागरिकता का विचार विशेष रूप में चर्चा में रहा। कब? मध्य यूरोप में नागरिकता का विश्वास जेनिन आदर्श, फ्रांसीसी क्रांति और मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ पूरे उत्कर्ष पर पहुंचा। कब? फ्रांसीसी क्रांति के बाद। इस घोषणा के रूप में रूसों की विचार ध्वनि सुनाई देती है। सामाजिक समझौता के अंतर्गत लिखा था कि नागरिकता एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति है। वह उन सब निर्णयों में भाग ले का हकदार है जो नागरिकों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ये रूसो कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत रखते हैं और कहते हैं नागरिकता एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति है। वह उन सब निर्णयों में भाग लेने का हकदार है जो नागरिकों के लिए बाध्यकर होते हैं। 19वीं शताब्दी में लॉक के प्राकृतिक स्वतंत्रता के अधिकारों से नागरिकता को और अधिक बढ़ावा मिला। नागरिक बनने के लिए लॉक ने क्या शर्तें रखी? राज्य की सदस्यता हो, राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। नागरिक कौन है? दो तरह के नागरिक होते थे। एक होते थे जन्मजात नागरिक, दूसरा होता है देशीकरण। जन्मजात में रक्त और वंश का सिद्धांत होता है जन्म स्थान का सिद्धांत। गारंट के शब्दों में देशीकरण से तात्पर्य विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी भी पद्धति से है। अब नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती थी? एक विवाह हो गया, विजय हो गया, निश्चित निवास हो गया, दोबारा नागरिकता की प्राप्ति सरकारी सेवा और गोद लेने से, संपत्ति खरीदने से और विद्वान से। आदर्श नागरिकता। आदर्श नागरिकता
आदर्श नागरिकता व्यक्ति की उस स्थिति का नाम है जिसमें उनके द्वारा आदर्श नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत किया जाता है। अरस्तू ने कहा है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार आदर्श नागरिक में 3 गुण आवश्यक हैं: बुद्धि, आत्मसंयम और अंतःकरण। ब्राइस कौन कौन से गुण मानता है इंपॉर्टेंट? कहा कि अरस्तू तो कह रहे हैं श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक के लिए आदर्श होना चाहिए। और ब्राइस कहते हैं नागरिक के 3 गुण होने चाहिए: बुद्धि, आत्मसंयम और अंतःकरण। बुद्धि, आत्मसंयम और अंतःकरण। बुद्धि से स्टार्टिंग है तो ब्राइस, ध्यान रखिए। व्हाइट के अनुसार आदर्श नागरिक में व्यवहारिक बुद्धि, ज्ञान और भक्ति के 3 गुण आवश्यक होते हैं। कौन कौन से उन्होंने बताया? अब यहाँ पे व्हाइट बदल दिए हैं थोड़ा सा, बुद्धि तो उन्होंने रखा, तो कहा ज्ञान होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। टी.एच. मार्शल के नागरिकता सिद्धांत को नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मार्शल क्या है देखिए, मार्शल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, मार्शल की पुस्तक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में क्या कहा है? नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध, शक्तियों और दायित्व निर्धारित करती है। क्या कहा है? नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध, शक्तियां और दायित्व निर्धारण करते हैं। ये कहते हैं आपके मार्शल महोदय। 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता इन आधारों से प्राप्त कर सकता है। क्या है? जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीयन द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा और राज्य के मिल जाने से। आदर्श नागरिकता के तत्व कौन कौन से हैं? क्या होना चाहिए? जन कल्याण से प्रेरित, अंतःकरण, सामान्य आर्थिक शक्ति, सच्चरित्रता और सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि, विचारों की उदारता, कर्तव्यपरायणता, आचार की विशिष्टता और श्रेष्ठ आदतें। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा जो आत्मा का भोजन है, आदर्श नागरिकता की प्रथम शर्त। कहते शिक्षा जो है आत्मा का भोजन है और ये नागरिकता के लिए प्रथम शर्त है। कौन कह रहा है? एक महात्मा गांधी है। आगे देखते हैं। कर्तव्यों का क्रम निर्धारण क्या होता है? स्वयं के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, ग्राम नगर के प्रति कर्तव्य, समुदाय के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य और मानव के प्रति कर्तव्य। ये कर्तव्यों का क्रम निर्धारण है। कौन है? स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, ग्राम के प्रति, समुदाय के प्रति, राज्य के प्रति और मानवता के प्रति। के बारे में बाधाएं कौन कौन सी? देखिए बाधाएं, व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता, जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता, आक्रमणता, अज्ञानता, गंभीर आर्थिक विषमता और निर्धनता, संकीर्ण राजनीतिक दल, सामाजिक प्रथाएं और शासन की भ्रष्टता। ये समस्याएं हैं आदर्श नागरिकता में। कौन कौन है? व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता, आक्रमणता, अज्ञानता, गंभीर आर्थिक विषमता या निर्धनता, संकीर्ण राजनीतिक दल, सामाजिक कुप्रथाएं, शासन की भ्रष्टता। बाधाओं का निर्वहन। इन बाधाओं का निर्वहन कैसे किया जा सकता है? नैतिक उत्थान करके, स्वास्थ्य राजनीतिक दलों की स्थापना करके, स्वस्थ राजनीतिक दलों, स्थानीय स्वच्छता, स्वायत्त संस्थाओं का विकास हो, शिक्षा का प्रचार हो और स्वतंत्रता और शक्तिशाली प्रेस, है ना, और सामाजिक कुरीतियों का निवारण किया जाए, सुव्यवस्थित और जनहितकारी शासन व्यवस्था हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो। आगे देखिए नागरिकता के सिद्धांत। आइए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट है नागरिकता के सिद्धांत। समकालीन राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत नागरिकता के उपयुक्त आधार व विचार क्षेत्र के बारे में मुख्यतः 5 सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? नागरिकता का उत्तरदायित्व सिद्धांत। नागरिकता की बुनियाद नागरिक अधिकार है। ये अधिकार समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करके अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचते हैं। इसे नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। क्या है वो? नागरिकता की बुनियाद नागरिक अधिकार है और ये अधिकार समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करके अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचते हैं।
इसे नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत कहा गया। नागरिक अधिकार ही होंगे तो वो विकासात्मक सिद्धांत होगा। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता टी.एच. मार्शल हैं। इनकी कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, कौन सी पुस्तक है? टी.एच. मार्शल की सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में लिखा है कि नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध शक्तिशाली और उत्तरदायित्व निर्धारण करती हैं। आगे क्या कहते हैं? नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन, इम्पोर्टेंट, व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम। यह बाजार समाज के प्रतिरूप को नागरिक जीवन का उपयुक्त आधार मानता है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? रॉबर्ट नाजी। नाजी ने वो चर्चित कृति एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की है और स्टेट ऑफ यूटोपिया किसकी? रॉबर्ट नाजी की। और उसमें उन्होंने क्या कहा? इसके के अंतर्गत यह संकेत किया कि लोगों को अपने मूल्यों, मान्यताओं और अधिमान्यताओं की सिद्धि के लिए निजी व्यक्ति गतिविधि, बाजार विनिमय और स्वैच्छिक साझेदारी का सहारा लेना चाहिए। नागरिक का अर्थ है सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता। आगे देखते हैं, नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत क्या कहता है? नागरिकता का यह सिद्धांत व्यक्ति और समुदाय को सुदृढ़ बंधन पर बल देता है। इसके अनुसार नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक, वाद विवाद और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर अपने समाज का भावी रूप निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। क्या उन्होंने कहा कि नागरिकता का यह सिद्धांत व्यक्ति और समुदाय को सुदृढ़ बंधन पर बल देता है। इसके अनुसार नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक, वाद विवाद और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर अपने समाज का भावी रूप निर्धारण करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। नागरिकता का मुख्य लक्षण नागरिक सहभागिता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में हन्ना आरेंट और बेंजामिन बार्बर, माइकल वॉल्जर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। व्यक्ति अपने आप को समुदाय की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं और भावनाओं के साथ एकाकार करके ही सच्ची का नागरिक बनता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है, अर्थात वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता की बुनियाद है। और इस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार एंथोनी गिडेंस ने यही बताया कि कैसे नागरिकता मिलती है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है, अर्थात वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता की बुनियाद है। नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक बी.एस. टर्नर हैं और इनकी पुस्तक कौन सी है? सिटीजनशिप एंड सोशल थ्योरी। ये नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत था। क्या कहा इसमें कि उन्होंने कहा कि नागरिकता का विकास एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है। पुस्तक का नाम था सिटीजनशिप एंड सोशल थ्योरी। कौन है? बी.एस. टर्नर। डेविड हॉल्ट ने अपने पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट। कौन है? डेविड हॉल्ट। ये क्या लिखते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट 1989 के अंतर्गत लिखा कि प्राचीन काल से आज तक नागरिकता का यह अर्थ लगाया गया है कि नागरिक को अपने समुदाय के भीतर कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और समुदाय के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होंगे। कहा कि नागरिकता का यह अर्थ लगाया कि नागरिक को अपने समुदाय के भीतर कुछ अधिकार प्राप्त है और समुदाय के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होंगे। जब अधिकार प्राप्त होंगे तो कर्तव्य निश्चित ही होंगे। ये अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित है। नागरिकता के सार तत्व समुदाय के जीवन में व्यक्ति की सहभागिता है। इसे केवल वर्ग संघर्ष की देन मानना भ्रमक है। ये डेविड
हेल्ड कहते हैं। और पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट। ये कब लिखी गई? 1989 में। आगे देखते हैं नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है? नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों, आंदोलनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने की मांग उठाते हैं। क्योंकि सामाजिक चेतना का विकास के साथ साथ ही आंदोलन निरंतर नई दिशाओं में फैल रहे हैं, इसलिए नागरिकता का विश्लेषण निरंतर अनुसंधान का विषय है। अब नागरिकता की समालोचनाएं कौन कौन सी? नारीवादी समालोचना। नागरिकता के नारीवादी समालोचक यह तर्क देते हैं कि समाज में स्त्रियों को प्रकट रूप से पूर्ण नागरिक प्राप्त हो जाने पर भी नागरिक जीवन में वे पराधीन बनी रहती। दूसरा पॉइंट क्या है उनका कि विश्व के अनेक देशों में देखा जाए तो आधी आबादी केवल 5 से 10 तक ही प्रतिनिधित्व दिखाई देता है तथा बड़े राजनीतिक पदों पर उनकी संख्या ना के बराबर होती है। 1990 में नवीन यूरोप के चार्टर ऑफ पेरिस पर हस्ताक्षर करने के लिए 34 सदस्यों में सिर्फ 2 महिलाएं, नॉर्वे की प्रधानमंत्री को ब्रुटलैंड, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर थी। अतः नारीवादी यह मांग करते हैं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों को समान सहभागिता की शर्तें पूरी नहीं हो जाती, तब तक नागरिकता की संकल्पना को अपने तर्कसंगत परिणाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ये नारीवादी कहते हैं। उपाश्रित वर्गीय समालोचना क्या है? नागरिकता के सिद्धांत की उपाश्रित वर्गीय समालोचना का तात्पर्य यह है कि केवल कानूनी और औपचारिक स्तर पर सब नागरिकों को समान अधिकारों की व्यवस्था का देने से समाज के उपाश्रित वर्गों की स्थिति में सुधार में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब इसी बारे में ग्रामशी क्या कहते हैं? ग्रामशी कहते हैं कि शासक जिन वर्गों पर अपने प्राधान्य का प्रयोग करते हैं उन्हें उपाश्रित वर्ग कहा जाता है। क्या है? शासक जिन वर्गों पर अपने प्राधान्य का प्रयोग करते हैं उन्हें उपाश्रित वर्ग कहा जाता है। किसी समाज में जो भी समूह जाति, वर्ग, आयु, लिंग, पद या अन्य किसी आधार पर दूसरों के अधीन हो उन्हें उपाश्रित वर्ग मान लेना चाहिए। अतः उपाश्रित वर्ग का मुख्य लक्षण सामाजिक पराधीनता है। क्या किसी समाज में जो भी समूह जाति, वर्ग, आयु, लिंग, पद या अन्य किसी आधार पर दूसरों के अधीन हो उन्हें उपाश्रित वर्ग मान लेना चाहिए। अतः उपाश्रित वर्ग का मुख्य लक्षण सामाजिक पराधीनता है। निष्कर्ष क्या है इसका? जब तक देश के बेबस और लाचार लोगों को इंसानों की तरह जीने का आवश्यक परिस्थितियां प्रदान नहीं की जाती, तब तक देश में पूर्णतः नागरिकता के विकास पर गर्व करना व्यर्थ ही नहीं, भ्रामक भी। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन के अंतर्गत यह तर्क दिया कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं, है ना? और अच्छा तर्क दिया उन्होंने। सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन ने कहा कि स्त्री पुरुष का जो संबंध है मैत्री पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं। संप्रभुता एवं बहुलवाद, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।